अरे दोबारा बता दो। देखो यहाँ पे मैंने बताया 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिन पे किसने काम करा था, मेंडल ने। किसने काम करा था, मेंडल ने। तो ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उसमें पहला कैरेक्टर था स्टेम हाइट, ठीक है, जो प्लांट है उसकी कितनी हाइट है, या तो टॉल हो गया डॉर्फ, डोमिनेंट या रेसेसिव। सेम फ्लावर के 2 कैरेक्टर, फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर फ्लावर पोजिशन। वॉयलेट डोमिनेंट होगा, व्हाइट रेसेसिव होगा। पोजिशन एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप पॉड कलर, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड फूला हुआ पिचका हुआ, कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप गोल या पिचकी हुई या मुरझाई हुई। इसमें सीड कलर में येलो और ग्रीन, तो इसमें उल्टा होता है पॉड और सीड कलर में। अभी पॉड क्या होता है, बिना छिली हुई मटर को पॉड कहते हैं और अंदर के दानों को सीड कहते हैं। ये जितने भी कैरेक्टर थे ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7 पे। तो कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर होता है, 4 पे होता है स्टेम हाइट, 1 पे होता है फ्लावर कलर, 4 पे होता है फ्लावर पोजिशन, सॉरी इसमें थर्ड कैरेक्टर आएगा पॉड शेप एंड पॉड कलर। ये कुछ आगे पीछे सा नहीं लग रहा, एक सेकेंड। स्टेम हाइट ये हो गई, फ्लावर कलर ये हो गया, फ्लावर पोजीशन ठीक है, देन इसके बाद पॉड शेप एंड पॉड कलर। हाँ अब ठीक है, वो मेरे हिसाब से उसको ब्रैकेट बना रखा है ना तो इसलिए अलग लग रहा है। तो दोबारा बताते हैं, स्टेम हाइट क्रोमोसोम नंबर 4 पे होती है, फ्लावर कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, देन फ्लावर पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 4 पे, पोड शेप 4 पे, पोड कलर 5 क्रोमोसोम पे करेक्टर पाया जाता है और ये 7वें पे पाया जाता है सीड शेप और सीड कलर पहले पे। इसमें 5वें और 7वें पे सिर्फ एक करेक्टर है, 5वें और 7वें पे सिर्फ एक करेक्टर है। जैसे 5वें पे सिर्फ करेक्टर है पॉड कलर, 7वें पे करेक्टर है सीड शेप, पहले पे 2 करेक्टर है, कौन कौन से, फ्लावर पोजीशन और सीड कलर, और 4 पे 3 करेक्टर है। तो इसमें हमने एक चीज और ऐड करी क्रोमोसोम के बाद कि सिंबल क्या होता है। तो डोमिनेंट में टॉल का सिंबल टी होता है, डॉर्फ का स्मॉल टी होता है, सी वी ए आई जी आर वाई, इन सबके फिर स्मॉल में लेटर्स होते हैं रेसेसिव के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के, किस पे करे थे, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या होती हैं, ये उन प्लांट्स को कहा जाता है जो जनरेशन टू जनरेशन सेम कैरेक्टर शो करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर तुम कैपिटल टी को फर्टिलाइज करोगे आपस में, तो फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है, तो अगर ऊपर से एक्स आ रहा है और इधर से एक्स आ रहा है तो फीमेल बनेगी, ऊपर से एक्स आ रहा है इधर से एक्स आ रहा है तो फीमेल बनेगी, इधर से वाई आ रहा है इधर से एक्स आ रहा है तो मेल बनेगा और मेल बनेगा। तो ये तो तुम्हें आगे के भरते कैसे इनको, सेम ऐसे यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई को हटा दूं और टी टी को छोड़ दूं तो सेम यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो सारे बच्चे कैसे बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। और इवन में अगर इनके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करूंगा तो इसके बाद भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस मेंडल ने कितनी ली थी, 14 प्लांट्स लिए थे। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन से कब बनती हैं, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से बनती हैं और ये स्टेबल कैरेक्टर शो करती हैं फॉर सेवरल जनरेशन तक। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब हमें पढ़ना है कि जो मेंडल था, ठीक है, उसके वर्क को रिडिस्कवर किसने करा। तो हमने पढ़ा रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पढ़ा गौरव, मेंडल कब मर गया, 1884 में। उसके 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके वर्क को क्या करा, रिडिस्कवर करा। साइंटिस्ट का नाम था हुगो डी वेरिस, शेरमार्क्स एंड पॉल कॉरेंस। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पाया कि जो मेंडल का वर्क था वो किस पे एप्लीकेबल होता है, एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल होता है। और मेंडल के जो वर्क था उसको उन्होंने पब्लिश करा फ्लोरा में 1901। और किसने करा था तीनों में से, हुगो डी वेरिस ने। अब हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने जेनेटिक्स के, जिसके बिना आगे समझ में नहीं आने वाला करूंगा। तो सम बेसिक ऑफ जेनेटिक्स में जरा समझेंगे। एक सेल जो होती है उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, बैठ जाओ बारो। ठीक है, तो एक सेल जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस को देखूं तो एक न्यूक्लियस के अंदर मुझे देखने को मिलता है क्रोमोसोम। क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये क्रोमोसोम को अगर मैं देखूं तो ये बने हुए होते हैं डीएनए से। क्रोमोसोम बने हुए होते हैं डीएनए से। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम जो होता है वो बना हुआ होता है किससे, डीएनए से। ठीक है, क्या क्या बताया, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम बना हुआ होता है डीएनए से, ठीक है। अब जो डीएनए होता है, अगर इस डीएनए को देखा जाए तो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए बना हुआ होता है बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। किससे बना हुआ होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये कहलाते हैं जीन्स। क्या कहलाते हैं? जीन्स। तो जो इनकी अरेंजमेंट होती है, जो इनका ऑर्डर होता है, वो क्या कहलाता है? जीन्स। तो अगर शॉर्ट में बोलूं, डीएनए किससे मिलके बना हुआ है? जीन्स से। डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स। तो जीन्स क्या आएंगे? जीन्स वो एक स्ट्रक्चर है एक हमारे डीएनए का जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। जो किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को, ठीक है। अब जो जीन होता है इसकी एक डेफिनेशन है जो थोड़ी देर में लिखेंगे, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। अब जीन जो है उसका कैरेक्टर क्या है? इसका काम है, जीन जो होता है ये करता है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म प्रोटीन। जीन जो होता है वो क्या बनवाता है? प्रोटीन बनवाता है, ठीक है। या अगर मैं फॉर्म की जगह बोलूं तो जीन जो होता है वो कोड करता है फॉर प्रोटीन, कोड प्रोटीन। तो सवाल ये आता है कि जो जीन है इसके पास जो कोड है, ठीक है, जैसे मैंने बोला प्रंजल से कि एक कोड है उसका नाम है ए यू और जी। क्या नाम है? ए यू जी। ये ए यू जी जो है ये कोड बनाता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड? ठीक है। अगर तुम इस कोड को बदल दोगे, इस कोड को बदल के तुम AGU कर दोगे तो मिथ्योनिन नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो मतलब ये कोड क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कोड क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो सवाल ये आता है कि हमारे पास ये कोड कहां से आया? सक्षम, ये कोड कहां से आया हमारे पास? पेरेंट से, ठीक है। तो ये जो सेल है हमारे पास कहां से आई? पेरेंट से। सेल में क्रोमोसोम कहां से आए? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कहां से आए? क्रोमोसोम में डीएनए कहां से आया? पेरेंट से। और डीएनए में जो कोड है वो कहां से आए? पेरेंट से। तो जीन्स जो होते हैं, हाँ, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? कोड होते हैं। इनकी अरेंजमेंट होती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ए होगा, यू होगा, जी होगा। तो AUG होगा तो क्या बन जाएगा? मिथ्योनिन अमीनो एसिड। मान लो यू है तो फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड बन जाएगा। तो जो कोड का अरेंजमेंट होगा, मान लो यहाँ पे कोड आएगा कि कैंसर होना चाहिए तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कोड होगा, मान लो हम कहते हैं कि भाई इसका चेहरा पेरेंट्स की जैसा है। क्यों है? क्योंकि वहां से कोड वैसे आए हैं कि इसका चेहरा ऐसा ही डेवलप होना चाहिए, इतनी जगह पे इतना प्रोटीन लगना चाहिए, इस जगह पे इतना प्रोटीन लगना चाहिए, तब जाके इसका चेहरा कैसा बनता है? सेम बन पाता है। तो उसका रीजन क्या आएगा? कोड्स। जैसे कोड्स आएंगे पेरेंट्स से वैसा क्या बनेगा? बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। बीमारी आएगी तो बीमारी बनेगी, क्योंकि इनका काम क्या है? जैसा ऑर्डर आया उसको क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है। अब लेट करो जो जीन्स है ना आकृति, जो जीन्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर को जिसका नाम है स्टेम हाइट। क्या नाम है? तो जीन्स किसे कंट्रोल कर रहे हैं? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। तो जीन जो होता है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, और जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल करता है किसको? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। किसको? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। तो जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, जीन कंट्रोल करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। तो मुझे ये बताओ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये डीएनए है पूरा पूरा, ये क्या आएगा? इस डीएनए में जो बॉन्ड्स है उन्हें क्या कहते हैं? जीन्स। तो डीएनए के छोटे हिस्से का क्या नाम है? जीन्स या बॉन्ड्स या जीन्स, ठीक है। अब इनकी जो अरेंजमेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है? कोड, ठीक है भाई। और यही कंट्रोल करते हैं किसी कैरेक्टर को। तो मान लो स्टेम हाइट कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। फ्लावर पोजीशन कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्लावर कलर कौन कंट्रोल कर रहा है? सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप और पॉड कलर। तो 60 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो तुमने पढ़े, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सवाल ये बताओ कि इसमें हमने पढ़ा कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं दो तरीके के होते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो वो कौन कंट्रोल करेगा? वो कौन कंट्रोल करेगा? नहीं, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। और जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, तो जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। और उस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म का नाम क्या होता है? अलील। क्या नाम होता है? अलील्स नाम होता है, ठीक है भाई। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अब बताओ भाई गौरव, यहाँ पे ध्यान दो, जो अलील्स होते हैं गौरव, ये कितने तरीके के होते हैं भाई? दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के। या तो डोमिनेंट अलील होता है या तो रेसेसिव अलील होता है, या तो डोमिनेंट अलील होता है या तो
रेसेसिव अलील होता है, ठीक है भाई। और अलील की एक करेक्टर और होता है, अलील कैसे होते हैं, ऑलवेज पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ऑलवेज इन पेयर। अलील ऑलवेज कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, अगर जीन का काम है प्रोटीन बनाना, तो अलील का काम भी क्या होगा, प्रोटीन बनाना। अब जो अलील ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, जो अलील ज्यादा प्रोटीन बनवाएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म मोर प्रोटीन। वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। और जो कम प्रोटीन बनवाएगा वो क्या कहलाएगा, रेसेसिव। बताओ डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब समझ में आया, ठीक है। जीन से ही रिलेटेड है। अगर तुमसे कोई बहुत बेसिक पूछे कि भाई डोमिनेंट रेसेसिव क्या, तो बच्चे बोल देते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। ओके भाई, इसके जीन लेवल पर रीजन बता। तो रीजन क्या है इसका, रीजन ये कि जो जीन्स होते हैं उनकी ही एक फॉर्म को कहा जाता है अलील, और वो दो तरीके की होती है, डोमिनेंट और रेसेसिव। जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो जो ज्यादा बनाएगा वो डोमिनेंट, जो कम बनाएगा वो रेसेसिव। समझ में आ गया, यही होता है एक्चुअल डेफिनेशन डोमिनेंट रेसेसिव की, यही है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। क्लियर होगी बात भाई, जो ज्यादा प्रोटीन बनाए, जो कम प्रोटीन बनाए। अब आता है अलील जो होता है, अलील जो होता है वो पेयर में कैसा आएगा, तो अलील के दो टाइप्स और होते हैं अकॉर्डिंग टू पेयर। तो अलील के दो टाइप्स होते हैं, या तो अलील होमोजाइगस होगा, कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, या अलील हेटेरोजाइगस होगा, कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो सवाल ये आता है, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब जो एक जैसे को पसंद करते हैं, है ना, होमोसेक्सुअल वही होते हैं। तो यहाँ पे होमो का मतलब क्या होगा, एक जैसे। तो एक जैसे अलील कौन से होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे हो गए भाई, होमोजाइगस। अगर बात करें हेटेरोजाइगस की, तो दोनों कैसे होंगे भाई, अलग अलग, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस अलील समझ में आया। बताओ जी भव्य, बताओ भव्य, एक्स क्रोमोसोम होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, हाँ एक्स होता है ना फीमेल में, तो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस। और मेल कैसा होता है, XY, तो क्या हुआ, हेटेरो होता है, कैसा होता है, हेटेरो, ठीक है। बर्ड्स में फीमेल के पास ZW होता है, क्या होता है, तो फीमेल कैसी हुई बर्ड में, हेटेरो, कैसी हुई, हेटेरो। और मेल जो होता है बर्ड्स में ZZ होता है, तो मेल कैसा हुआ, होमो। समझ में आ गया। तो जो हेटेरोगैमिटी होती है, हेटेरोगैमिटी मतलब दो तरीके के जो गैमेट्स होते हैं, वो जरूरी नहीं सिर्फ ह्यूमंस में ही होते हैं। ह्यूमन मेल एक्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, वाई भी प्रोड्यूस कर सकता है, पर बर्ड्स में फीमेल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो जेड भी प्रोड्यूस कर सकती है और डब्ल्यू भी प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो पता होना चाहिए।